हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रोल घर जमा एपिसोड 364 आ गया है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और बताइए। गौतम भैरव काका को पहचान गया था। गौतम ने उनकी तरफ देखकर उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त शाही महल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि अभी यहाँ पर किस पर भरोसा कर सकता हूँ और किस पर नहीं। तभी गौतम ने एक गहरी सांस लेकर माहिरा की तरफ देखकर कहा, और राठौड़ परिवार के नियमों के हिसाब से ऐसी स्थिति में कभी भी वारिस को अपना चेहरा नहीं दिखाना होता है। चेहरा धोखा दे सकता है। दरबार में बैठे सभी लोग ये बात सुनकर एकदम शॉक्ड हो गए थे। जिस नियम के बारे में सब लोग भूल चुके थे वो गौतम को अभी भी याद था। तभी भैरव काका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी पहली परीक्षा में पास हुए। अब पारंपरिक तरीके के हिसाब से मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा जिनका जवाब सिर्फ सच्चे शाही वारिस को पता होता है। काका की बात सुनकर गौतम ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, तो परख लीजिए मुझे काका, जैसे बचपन में परखा करते थे। माहिरा किसी भी कीमत पर गौतम की सच्चाई सबके सामने नहीं आने दे सकती थी। उसने बात को घुमाते हुए कहा, ये सब क्या बकवास चल रही है? ये सिर्फ समय बर्बाद करने का तरीका है। बंद करो ये नाटक। माहिरा की बात सुनकर भैरव सिंह ने एकदम सख्त अंदाज में कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वयं महाराज साहब भी इस परीक्षा से मना नहीं कर सकते हैं। कोई भी नियम, कोई भी कानून किसी वजह से ही बनाया जाता है। भैरव सिंह की दमदार आवाज से माहौल में सन्नाटा छा गया था। गौतम एकदम शांत था। वो चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। तभी भैरव सिंह ने अपना पहला सवाल पूछते हुए कहा, पहला सवाल, बचपन में जब छोटे हुकुम आम के बगीचे में खेलते हुए गिरे थे और उनके घुटने में चोट लगी थी, तब उन्हें किसने उठाया था? किसने उनकी मरहम पट्टी की थी? और उस दिन उन्होंने क्या जिद की थी? भैरव काका का सवाल सुनकर गौतम ने बिना कुछ सोचे मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दाई माँ ने उठाया था काका, और मरहम पट्टी करते वक्त मैंने जिद की थी कि जब तक मुझे चांदी के कटोरे में जलेबी नहीं मिलेगी मैं दवाई नहीं लगवाऊंगा। आपने ही तो चुपके से रसोई से ला कर दी थी। गौतम का जवाब सुनकर भैरव काका की आंखों में आंसू छलक आए थे। उन्होंने बिना कुछ बोले गौतम से अगला सवाल पूछते हुए कहा, अगला सवाल, छोटे हुकुम के प्रिय सफेद घोड़े बादल का वो गुप्त नाम क्या था जो सिर्फ उन्हें और उनके दादू सा को पता था, और यह नाम गुप्त क्यों रखा गया था? गौतम ने इस सवाल को सुनकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। तभी गौतम के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसकी कोई भूली हुई मीठी याद ताजा हो गई हो। गौतम ने आंखें खोलकर भैरव काका से कहा, उसका गुप्त नाम तूफान था, क्योंकि जब वो दौड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे वो हवा से बातें कर रहा हो, बिल्कुल बेकाबू तूफान की तरह। और इनाम दादो सा ने इसलिए गुप्त रखा था क्योंकि वो कहते थे हर योद्धा के पास एक ऐसा रहस्य होना चाहिए जो उसे ताकत दे। गौतम का जवाब सुनकर महल के कई पुराने लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए थे। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। माहिरा की हालत अब खराब होती जा रही थी। तभी गौतम ने देखा कि पर्दे के पीछे से कोई चुपचाप फोन के कैमरे से वीडियो बना रहा था। गौतम उससे कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी भैरव काका ने अगला सवाल पूछते हुए कहा, आखिरी सवाल, महल के पश्चिमी गलियारे में जहां पुराने शास्त्र रखे हैं उस दीवार पर एक खास निशान है जो छोटे हुकुम ने बचपन में कोयले से बनाया था। वो निशान क्या था और उसका क्या मतलब था? इस सवाल को सुनकर गौतम एकदम चुप हो गया था। सब लोग जवाब के इंतजार में एकटक गौतम को देख रहे थे। गौतम की तरफ से कोई जवाब ना मिलते देख माहिरा को लगने लगा था कि अब गौतम पकड़ा जाएगा। तभी गौतम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो एक अधूरे टूटे हुए तीर का निशान था काका, और उसके नीचे मैंने अधूरा लिखा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि उस दिन दादू सा ने मुझे कहानी सुनाई थी कि कैसे हमारे पूर्वजों ने एक अधूरा तीर चलाकर भी दुश्मन को हरा दिया था। मेरे लिए इसका मतलब था कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मुझे कभी हार नहीं माननी। अधूरेपन में भी मैं जीत सकता हूँ, और इस सबक को मैं कभी ना भूलूं, इसलिए मैंने वो निशान बनाया था। गौतम का जवाब पूरा होते ही भैरव काका एक घुटने पर बैठकर अपना सर झुकाकर बोले, रंजोर में आपका स्वागत है छोटे हुकुम, बहुत इंतजार किया हम सब ने आपका। ये कहकर भैरव काका गौतम के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लग गए। गौतम ने उनको उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा, मैंने भी आपको बहुत याद किया काका। तभी भैरव काका ने मुड़कर एकदम बुलंद आवाज में कहा, रंजोर की गद्दी के असली वारिस, हम सब के चहेते हमारे छोटे हुकुम लौट आए हैं, उनका इस्तकबाल हो। ये सुनते ही पूरे दरबार में गौतम के नारे लगने लग गए थे। सभी गार्ड जो अब तक गौतम को पकड़ने की फिराक में थे चुपचाप पीछे हट गए थे। माहिरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, उसके सारे दांव उल्टे पड़ गए थे। माहिरा ने गौतम को देखते हुए अपने मन में कहा, ये आदमी बचपन से मुझसे सब कुछ छीनता हुआ आया है।
लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। गौतम, अब मैं नहीं, तुम हारोगे। गौतम की वापसी ने पूरे दरबार में एक खुशी की बरसात कर दी थी। भैरव काका की बात सुनकर माहिरा को छोड़कर दरबार में मौजूद सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ गए थे। तभी भीड़ में से एक आदमी ने जोरदार नारा लगाते हुए कहा, हमारे प्यारे छोटे हुकुम जिंदाबाद, राजगद्दी के असली वारिस लौट आए हैं, जश्न की तैयारी करो। तभी वही बुजुर्ग आदमी ने आगे आकर गौतम के हाथों को अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, मुझे आपको पहचानने के लिए किसी सवाल की जरूरत नहीं है छोटे हुकुम, आपकी आंखें ही आपकी सच्चाई को बयां करती हैं। उन बुजुर्ग की बात सुनकर गौतम ने उनके हाथों को पकड़कर कहा, बचपन से आपकी दुकान की चाय पी रहा था। जब यहाँ इतने सालों बाद आया तो अपने आप को रोक नहीं पाया। जानकर अच्छा लगा कि अभी भी मेरे पिता को लोग याद रखते हैं। एक के बाद एक करके लोग गौतम से मिलने के लिए आगे आ रहे थे। तभी गौतम की नजर एक काले कपड़ों में इस हंगामे में बिना किसी का ध्यान खींचे साइड से बाहर निकल रहे एक अजीब से इंसानी शेप के ऊपर गई। इससे पहले कि गौतम कुछ और करता, वो वहां से गायब हो गया। तभी गौतम की नजर माहिरा पर गई। वो अब अकेली हारी हुई खड़ी थी। गौतम ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे, जिसे देखकर माहिरा डर गई थी। तभी गौतम ने एकदम अधिकार से भरी आवाज में माहिरा से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया माहिरा? दादू सा ने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, तुम्हें इस महल में पनाह दी, और तुमने कुछ ही दिन में उनकी बनाई हुई सालों की इज्जत को बर्बाद कर दिया। गौतम की बात सुनकर माहिरा ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ आने वाले हो, और मैं तो सिर्फ दादू सा के हुक्म का पालन कर रही थी। दादू सा ने मुझे उनकी गैर मौजूदगी में इस महल का ख्याल रखने के लिए कहा था। गौतम लगातार माहिरा की आंखों में देख रहा था। माहिरा की आंखें लगातार घबराहट से इधर उधर घूम रही थी और उसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। तभी गौतम ने माहिरा से कहा, बहुत अच्छा पालन कर रही हो तुम उनके आदेश का। उनकी सालों से कमाई हुई इज्जत को तुम अपनी घटिया हरकतों से बर्बाद करने के अलावा और कर क्या रही थी? गौतम की इस बात को सुनकर माहिरा ने गौतम की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हक है बोलने का? तुम तो सालों पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे, फिर तुम क्यों आए हो वापस? तुम्हें तो ये सब कुछ नहीं चाहिए था ना, फिर क्यों? ये सब कुछ मेरा है, मैं इसकी हकदार हूँ, ना कि तुम। माहिरा की बात सुनकर गौतम ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम हकदार हो? ये महल, ये राज, ये किसी एक का नहीं होता माहिरा। एक जिम्मेदारी होती है और तुमने इस जिम्मेदारी का सौदा करने की कोशिश की है। गौतम की बात सुनकर माहिरा ने अपने आंसू पोंछते हुए गुस्से से भरी आवाज में कहा, जिम्मेदारी की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। जब मन किया तब एक लावारिस की तरह इस महल को छोड़कर चले गए, जब मन किया वापस आ गए। तुमने तो दादू सा के हुक्म का भी पालन नहीं किया। जब उन्होंने तुम्हें रंझोर आने से मना कर दिया था तो क्यों आए? गुस्से के अंदर माहिरा ने कुछ ऐसा कह दिया था जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था। माहिरा की इस बात को सुनकर गौतम एक पल के लिए चौंक गया था। गौतम ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि दादू सा ने मुझे रंझोर आने के लिए मना किया था? गौतम की इस बात को सुनकर माहिरा एकदम सकपका गई थी। गौतम ने उससे सख्ती से पूछा, तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो। माहिरा ने कुछ ऐसा कह दिया था जो उसकी सारी सच्चाई गौतम के सामने खोल सकता था। इसलिए माहिरा ने गौतम से मुस्कुराते हुए कहा, दादू सा नहीं चाहते थे कि तुम वापस रंझोर आओ। उन्होंने ही मुझे मना किया था कि तुम्हें कभी यहाँ ना आने दूं। गौतम को माहिरा का पूरा खेल समझ में आ गया था। हर वो सवाल जो गौतम के दिमाग में इतने वक्त से घूम रहे थे, वो सब एक ढांचे में फिट बैठ रहे थे। गौतम ने माहिरा का हाथ खींचते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादू सा के नाम पर ये सब खेल खेलने की? अभी तुम्हारी इस दरबार में कोई जगह नहीं है। तभी गौतम ने रॉयल गार्ड्स की तरफ देखकर सख्त अंदाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने असली मालिक के आदेश का पालन करो। लेकर जाओ इन्हें इनके कमरे में और नजर रखना इन पर। इनके भविष्य का फैसला रंझोर की परंपरा और न्याय करेगा। गौतम का हुक्म मिलते ही गार्ड्स ने माहिरा को पकड़ लिया था। माहिरा ने अपने हाथ को छुड़वाते हुए गौतम से कहा, मैं तुम्हारी कजन हूँ गौतम, तुम्हारे ताऊ जी की बड़ी बेटी, कोई कॉमनर नहीं। अपने आप को बहुत ताकतवर समझ रहे हो ना तुम? अपना चेहरा छुपाकर अपनी ताकत दिखा रहे हो। कायर हो तुम। हिम्मत है तो अभी अपने चेहरे से इस लिबास को हटाओ। माहिरा की इस बात को सुनकर गौतम ने उससे धीमी आवाज में कहा, चेहरा दिखाने नहीं आया हूं मैं, पहचान दिलाने आया हूं। अब वक्त आ गया है कि सच्चाई दरबार में बैठे और झूठ खुद ही महल से निकल जाए। ये कहकर गौतम ने गार्ड्स को माहिरा को ले जाने का इशारा कर दिया था। गार्ड्स जैसे ही माहिरा के पास आने लगे तो माहिरा ने दूर कोने में खड़े एक गार्ड की तरफ इशारा किया। माहिरा का इशारा मिलते ही उस गार्ड ने अपने फोन से किसी को मैसेज किया, तुम्हारा हमला नाकाम हो गया है। वो आदमी मेरे सामने खड़ा है। तुम्हें एक काम दिया था, वो भी तुम ना कर पाए। रंजोर से दूर एक हवेली में बैठे आदमी ने मैसेज को पढ़ते ही अपने फोन को जमीन पर फेंकते हुए कहा, नामर्दों की फौज पाल रखी है मैंने, सब के सब निकम्मे। वो महल के अंदर है, मेरे बिछाई जाल को तोड़कर सिंहासन पर जा बैठा है।
ड्रोन अटैक नाकाम कैसे हुआ? किसने हमें धोखा दिया? है कौन ये आदमी? उस आदमी का गुस्सा देखकर उसके सारे के सारे लोग डर गए थे। तभी उस रहस्यमयी आदमी ने कहा, कहीं ये उस औरत का तो कोई खेल नहीं, कहीं वही तो हमें नहीं फंसा रही है। पता लगाओ, मुझे अभी जवाब चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो मेरे रास्ते से हटना चाहिए। आखिर कौन है ये आदमी और इसका माहिरा से क्या लिंक है? आखिर माहिरा ने क्यों गौतम के पीछे उस आदमी को लगाया था? गौतम अब कैसे उस हार के पीछे के राज को ढूंढेगा? क्या गौतम के दादू साहब को फंसाने में महल के किसी आदमी का हाथ है? इन सब का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर। यहीं पे आप लोग को न्यू एपिसोड सुनने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द न्यू एपिसोड आ जाएगा।